हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो मेरे प्यारे? तो आज मैं तो आपको गेस दे चुका हूं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का और डिजास्टर मैनेजमेंट का। सारा का गेस क्वेश्चन मैं दे चुका हूं, याद कर लो। अब जो मैं क्वेश्चन लाया हूं ये वही गेस क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल मॉडल पेपर पे जारी किया था। तो इसका तो मैं साइंस का तो मैं तीनों बता दिया था, साइंस का जो लॉन्ग सवाल था मैं बता दिया था, लेकिन सोशल का मैं नहीं बताया था। ठीक है, तो मेरे पास जो टाइम बचा 3-4 दिन कोशिश करूंगा आपको मैं प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसको जरूर देखिए। और देखिए, इससे पहले जो मैंने गेस किया वो भी गेस क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर निकाला था वो तो खैर एकदम प्योर मतलब गेस है ना। तो कौन सा सवाल टपक जाए कोई कुछ कहना नहीं है, याद कर लो जो जो सवाल गेस के सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ रहे हैं, अंतिम चरण है, एकदम हार नहीं मानना है, लगा के पूरा बेड़ा पार कर देना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे राष्ट्रवाद क्या है। आपका सारा सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो खोल के देख सकते हो। राष्ट्रवाद क्या है, सेम है ना। तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल, मतलब आधुनिक अभी जो मॉडर्न जो वर्ल्ड चल रहा है इसमें जो जागृति का एक प्रतिफल है, मतलब लोग उजागर हो रहे हैं, अवेयरनेस हो रहे हैं, उसका एक प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में जो लोग रहते हैं एक एकता की वाहक बनते हैं। राष्ट्रवाद बोलते हैं ना, राष्ट्रवाद कायम करो, मतलब कि राष्ट्र के मतलब अपने देश में, अपने राज्य में जहां भी रहे, चाहे भौगोलिक, चाहे सांस्कृतिक, चाहे सामाजिक, किसी भी परिवेश में रह रहे हो, वहां पे राष्ट्रवाद पैदा करना है। आपस में एकता बना कर रखना है, मतलब आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ रहना है, एकता के साथ रहना है, उसको बोलते हैं क्या, राष्ट्रवाद है ना। आप किसी भी भौगोलिक में रह रहे हो, किसी भी सांस्कृतिक के हो या किसी भी परिवेश समाज के रह रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपस में राष्ट्रवाद होना जरूरी है। और ये राष्ट्रवाद हर देश के लिए बेनिफिट हो। नेशनलाइज है ना, नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, हर किसी को राष्ट्रवाद के बारे में सोचना चाहिए, राष्ट्रवाद के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। जब राष्ट्रवाद की भावना जब आ जाएगा तो फिर दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। तो ये राष्ट्रवाद अगर एक बहुत कितना छोटा सा डिफिनेशन है, कितना छोटा सा शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ये राष्ट्रवाद अगर सभी के दिलों में समा जाए तो मैं समझता हूँ कि झगड़ा फसाद सब खत्म हो जाएगा, मतलब फिर जेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देख सकते हैं, तो राष्ट्रवाद क्या हो गया, किसी भी भौगोलिक में, किसी भी सांस्कृतिक में, किसी भी परिवेश में, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग, किसी भी जाति का हो, अगर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो वो जो भावना लोगों में जो पैदा हो रही है कि अरे यार हम मिल के रहेंगे, हम एक साथ हैं, हम एक हैं, हम भारतीय हैं, हमें अपने राष्ट्र के बारे में चिंता है, राष्ट्र को सोचना है, तो वो वही सोच, वही भावना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप इंग्लिश इसको देख ले, कॉपी कर ले। ओके, फिलहाल तो आप समझ गए हैं। चलिए अगला सवाल है, रूसी क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। सवाल आया हुआ आपके इसमें मॉडल सेट में व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ रशियन फार्मर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे, मतलब रूस में ज्यादा लोग क्या थे, कृषक थे, किसान थे, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, है ना, बहुत काफी दयनीय थी। ये सवाल तो खैर मैं भी सद गेस कर दिया हूँ। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दिए थे। 1861 में कौन सा दास्ता, जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा कृषि दास्ता को क्या किया, समाप्त कर दिया गया, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। उनके पास पूंजी की कमी थी तथा कर समझो टैक्स, है ना, टैक्स के यानी कि करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा और कुछ भी चारा नहीं था। तो रूसी क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसे थी, है ना, यह सवाल आ जाए कि रूस में किसानों ने रूसी क्रांति क्यों की, तो आप इसी का सवाल लिख देंगे, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा किसान ही लोग रहते थे और उसकी स्थिति भी बहुत दयनीय थी। 1861 में जो है कृषि दास्ता जो है समाप्त कर दिया। कृषि दास्ता मतलब कृषि कानून होता है, कृषि के लिए कुछ जो भी स्पेशल कानून हो उसके लिए खत्म कर दिया गया, लेकिन किसानों की स्थिति क्या होगी, और खराब होगी, जो भी पहले थी उससे और भी खराब, कुछ भी सुधार नहीं आई। उसके पास पूंजी की एकदम कमी हो गई, है ना, जो टैक्स आप सरकार को भर रहे थे किसान लोग उसके बोझ से भी दबे हुए थे। तो ऐसे में किसानों के पास और कुछ दूसरा रास्ता नहीं था, बस केवल रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति ही करने का रास्ता दिखा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे देख लो,
और इंग्लिश आप इसको नोट कर लो, ठीक है। बहुत सारे मेरे प्यारे यहाँ पे हैं जिसको इंग्लिश की जरूरत है और वो इंग्लिश में एग्जाम देंगे, बहुत अच्छी बात है ना। जिसकी जैसी सलाहियत है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी बात, आप इसको नेक्स्ट नोट कर ले। कहीं पे अगर स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो सॉरी, इसके लिए आप थोड़ा सा इसको मैनेज करें, ओके। चलिए सेकंड थर्ड सवाल पढ़ते हैं। देखो आपको लग रहा है सर कितना छोटा सवाल का जवाब दे रहे हैं आप, ये एक्चुअली एनसीईआरटी किताब में बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दांडी ऑफ द विजिट? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। मतलब दांडी यात्रा का केवल यही उद्देश्य था कि जो नमक बनाने पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार ने, उस कानून को उल्लंघन करना था और पूरे देश में इस कानून को उल्लंघन किया जाना था ताकि हर कोई जो है कानून नमक जो है इसको बना सके, ठीक है। तो इसीलिए दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी, आप चाहो तो यहाँ पे पूरा डेट के साथ लिख सकते हो। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को है ना साबरमती से चलना शुरू किया 78 अनुयायियों के साथ। यहाँ पे 78 अनुयायियों, अब खुद एक 78 और उसके साथी लोग के साथ गया। 5 मार्च 1930 को दांडी पहुंचे और 6 मार्च 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा और तोड़कर उल्लंघन किया, ठीक है। वही हुआ नमक, गांधी का उद्देश्य यही था कि नमक कानून को तोड़ देना था, ठीक है। यही रियली उद्देश्य यही था। गुटेनबर्ग ने मुद्रण विकास कैसे किया? गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र, हाउ डिड गुटेनबर्ग डेवलप द प्रिंटिंग मशीन? देखो मुद्रण मतलब क्या होता है? मुद्रण मशीन मतलब मुद्रण यंत्र मतलब मुद्रण प्रिंटिंग मशीन। देखिए गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव में टुकड़ों में बिखरी मूर्ति ऐतिहासिक की संगठित एवं एकत्रित किया था। टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, पोल आदि बनाने का योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। मुद्रण बनाने हेतु उसने शीशा, टिन, बिस्मथ धातु को शीशा, टिन, बिस्मथ धातु को लिया, उचित मिश्र में मिश्र धातु को बनाया और शीशे का सस्ता और स्याही स्थानांतरण की क्षमता के कारण किया गया। रांगा टिन का उपयोग उसकी कठोरता के लिए किया गया, गलाने के गुणों से किया, है ना। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई। हैंड प्रेस का प्रथम बार मुद्रण कार्य संपन्न करने में प्रयोग किया गया। इस हैंड प्रेस में लकड़ी के चौकट में 2 समतल भाग, प्लेट एवं बेड एक के नीचे दूसरे समांतर रख दिया गया। कंपोज किया हुआ टाइप मैटर पैड पर 10 कस दिया जाता था एवं उस पर स्याही लगाकर कागज रखकर प्लेट द्वारा दबाकर मुद्रित किया जाता था। मतलब आप देखोगे ना ये मशीन, देखोगे क्या जो शादी का कार्ड वगैरह छपता है या कैलेंडर वगैरह छपता है तो देखिएगा कैसा मशीन रहता है ना। पेपर रखता है और एक बहुत सब मशीन रहता है, इसमें कलर दिया रहता है और जो जिससे वो चापेगा वही कलर का वो बनेगा। तो मुद्रण का भी कुछ इसी तरह इन्होंने किया था। इसको पढ़ने की जरूरत है, 2-3 बार पढ़िएगा, इंटरेस्ट से लेके पढ़िए तो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो जरूर लिख दीजिएगा। अगर टपक गया एग्जाम में तो पक्का लिख ही दीजिएगा, ठीक है। नोट कर ले इंग्लिश वाले। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। देखिए भूमंडलीकरण जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है। संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया। देखो भूमंडलीकरण का एक छोटा सा डिफिनेशन है कि क्या है। तो भूमंडलीकरण क्या होता है? जीवन के सभी क्षेत्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रदान करना, मतलब जीवन में जितने सारे काम हो रहा उन सभी को इंटरनेशनल बना देना, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना, जिससे दुनिया के सभी भाग जो है आपस में क्या हो सके, जुड़ सके। मतलब आप जो है हमसे जुड़ रहे हैं, है ना, आप जो है अपने स्टेट से जुड़ रहे हो, ठीक है। आपका गांव का नाम, आपके जिला का नाम स्टेट लेवल पे जा रहा, तो इस तरह से हमारे देश का नाम, हर देश का नाम एक ग्लोबलाइजेशन बने, जो कि हर देश दूसरे देश का नाम जाने, हर भाग सभी भागों में आपस में क्या हो, सब जुड़ जाए, आपस में ग्लोबलाइजेशन हो जाए, भूमंडलीकरण हो जाए, ठीक है। संपूर्ण विश्व में एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया। तो पूरा विश्व क्या हो गया, मिल गया, और मिलने के बाद का एक गांव के रूप में बदल गया। गांव को तो उसी गांव उसी को नहीं बोलते हैं जहाँ पे सभी घर जो है आपस में मिल के जाते हैं, उसको गांव बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, सभी देशों को आपस में जोड़ने का काम किया ताकि सभी देश आपस में मिल जाए और एक गांव का रूप इख्तियार कर ले, गांव का रूप ले ले, ठीक है। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। हालांकि ये तो खैर मैं भी केस का था। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वाहारी वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा का स्तर पर 2 खंभों में विभाजित हो गया, सामान्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में बढ़ गया।
पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। रूसी क्रांति के कारण बताना कि कैसे रूसी क्रांति हुआ। तो पहला तो था कि आंदोलन करने के लिए उसको प्रोत्साहन मिला, है ना। रूस यूरोप देखिए दो भाग में बढ़ गया, ठीक है। वहां पे लोग जो दो गुट में बढ़ गया, साम्यवादी विश्व और पूंजीवादी विश्व के रूप में बढ़ गया, ठीक है। और तीसरा एक कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध हो गया। किसके बीच? देखिए पूंजीवादी विश्व बटा था ना, पूंजीवादी, साम्यवादी और पूंजीवादी। पूंजीवादी बोलते बोलते समझ रहे हैं ना, मतलब अमीर लोग, प्राइवेट, और साम्यवादी तो अपने समझ रहे हैं। तो पूंजीवादी और किसके? सोवियत संघ यानी कि रूस के बीच की शीत युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध हुआ। और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच हथियारों की होड़ जारी रही। रूसी क्रांति के बाद, रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक योजना आयोजन के रूप में एक नवीन होगा, एक नवीन आर्थिक मॉडल आया, ठीक है। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपनाया। इसकी सफलता में एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को ही प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका इंग्लिश सवाल देख लीजिए, ठीक है। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको कॉपी कर लीजिए। इफेक्ट ऑफ द रूसी रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1920 में लीग ऑफ नेशंस के इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए AITUC का गठन किया गया, ठीक है। यही है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 के दशक में ब्रिटिश साम्यवादियों ने मजदूर संघों के गठन के प्रयास के अधिकांश महासंघ पर नियंत्रण पा लिया था। कारण क्या था? क्यों स्थापना की थी? स्थापना इसलिए की थी क्योंकि 1920 के दशक में ब्रिटिश साम्यवादियों ने मजदूर संघों के गठन के प्रयास में अधिकांश महासंघ पर नियंत्रण पा लिया था। इसलिए AITUC की स्थापना 1920 में की गई थी। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं, इसका इंग्लिश भी देख लीजिए, ओके। और ये देखिए उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार औद्योगिक ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय colonialism? हाउ डिड इंडस्ट्रियलिज्म गिव राइज टू colonialism? उपनिवेशवाद को colonialism बोलते हैं। जब हम किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निहित स्वार्थवश किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो बोला क्या जा रहा कि वस्तुतः मतलब अमूमन जब हम किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, मतलब कोई देश है जो शक्तिशाली पावरफुल है, ठीक है, उसके द्वारा कोई अपने स्वार्थवश, मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी दुर्बल राष्ट्र, किसी कमजोर राष्ट्र पर अगर शोषण कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई शक्तिशाली राष्ट्र जो है कोई दुर्बल राष्ट्र पर को शोषण करता है। जैसे अंग्रेज लोग आया था भारत में शोषण करने के लिए, तो अंग्रेज क्या कहलाया? उपनिवेशवाद कहला गया। उपनिवेशवाद के इतिहासकारों ने 15वीं सदी यूरोपीय शक्तियों द्वारा किए गए साम्राज्यवादी विस्तार की परिघटना के विकास की शिनाख्त मतलब समझ रहे हैं, उर्दू लफ्ज लिखा हुआ पहचान, ठीक है, शिनाख्त पहचान 18वीं और 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के रूप में की थी, ठीक है। तो यहाँ पे शिनाख्त एक नया लफ्ज है, शिनाख्त बोलते हैं पहचान, आप पहचान भी लिख सकते हैं। इंग्लिश वाला लफ्ज यहाँ पे लिख लो, इंग्लिश वाला देखो सेंटेंस है। इसके बाद तो मेरे ख्याल से नहीं रहा, ठीक है। तो जो भी था हिस्ट्री का मैं भेज दिया हूँ आपको। और कौन कौन सा लेसन चाहिए जो बिहार बोर्ड जो अपने ऑफिशियल मॉडल पेपर पे लॉन्च किया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आपका एग्जाम सोशल का तो मेरे ख्याल से पहले तो साइंस का ना, तो साइंस वगैरह भी मैं आपको दिया हूँ। देखो जो मैं गेस क्वेश्चन दिया हूँ बाबू, जो गेस क्वेश्चन दिया हूँ साइंस वाला, करीब साइंस 40 क्वेश्चन, 40-50 सवाल मैं केमिस्ट्री दिया हूँ, 40-50 फिजिक्स में दिया हूँ, 40-50 मतलब जो क्या बोलते हैं बायो में दिया हूँ, और बाद में भी मैं आपको गेस दिया हूँ कुछ। तो इतना सारा सवाल आपको, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। मतलब इतना सवाल आएगा ना जो कैटेगरी देता है ना बाबू कि इतना में से इतना बनाइए, आप आराम से बना पाइएगा सवाल को। आप याद कर लो, अभी भी वक्त है, ठीक है, नहीं तो पछताओगे लास्ट में। पहले से मैं बोल रहा हूँ, ओके। वीडियो क्लास करता हूँ, डैट्स और लाइक करना मत भूलना, ओके, बाय।